वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो टॉपिक का नाम है इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स आपने सुना होगा ये टर्म्स बहुत बार, और ये हम बचपन में सुनते थे जब हम फिजिक्स पढ़ते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तब हमें इंसुलेटर्स तब मिलता था। तो यहाँ पे भी इंसुलेटर्स का वैसा ही थोड़ा मिला जुला सा रोल है और वही रोल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, इसी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी पॉइंट्स के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं। एंड में कीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है या फिर कुछ भी सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंसुलेटर्स टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और ये भी एक टाइप का ये प्रोटेक्शन का ही काम करती है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर्स टर्म जानने से ये पूरा हम ये जो जितने भी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी है, इन 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो टर्म्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो पहला जो टर्म है वो है TAD। ठीक है, तो ये जो TAD है ना, इस TAD का फुल फॉर्म हम अगर देखेंगे तो वो होता है टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स। ठीक है, अब इसका रोल क्या है ये आपको थ्रू आउट द वीडियो पता चलेगा, तो इसीलिए शुरुआती में ही हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, टोपोलॉजिकली एक्टिवेटेड डोमेन्स, पहले डोमेन का तो आपको पता चल गया है कि कुछ टाइप ऑफ सीक्वेंस है जो एक एरिया में आ रही है। तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक घर है और यहाँ घर पे 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पे। तो ये 3 लोग अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टर्म में देखेंगे तो ये हो गया हमारा प्रमोटर, ये हो गया हमारा एनहेंसर, और ये तीसरा हो गया हमारा RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे जब वर्क कर रहा होता है ना, ये घर के अंदर ये 3 लोग हैं। सो ये 3 लोग जब इस घर के अंदर होते हैं तो वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाते हैं। डेट मीन्स कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं, वो अच्छा रिजल्ट लाते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, एफिशिएंटली दे परफॉर्म। बट व्हेन दे कम आउट तो क्या होती है, ये देखिए, एक बंदा यहाँ पे बाहर आ गया। फॉर एग्जांपल, एनहेंसर बाहर आ गया, प्रमोटर अंदर रह गया और रेगुलेटर RNA पॉलीमरेज अंदर रह गया। तो ये उतना एफिशिएंटली ये क्या करेगी, परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनकी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी इनकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझिए। तो ये जो बॉक्स मैंने कहा, यहाँ जो आपने घर यूज किया ना, घर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TAG और D। ठीक है, तो दैट मीन्स टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, घर से कंपेयर कर दिया। दैट मीन्स कि कुछ डोमेन्स होती हैं, कुछ जीन्स के जो mRNA होती है ना, उसमें कुछ डोमेन्स होती हैं, और वही डोमेन्स क्या करती है, उनमें अगर एक साथ अगर प्रेजेंट है, अगर इधर से इधर लेके अगर प्रमोटर, एनहेंसर, RNA पॉलीमरेज से सारे अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, हम RNA पॉलीमरेज तो नहीं बोलेंगे, तो बाहरी इंसान वो है, लेकिन कोई भी अगर डोमेन अगर जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, तो उसको हम टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स कहेंगे। मतलब कि वही डोमेन के अंदर ये सारा आ रहा है। ठीक है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अगर आप यहाँ पे सपोज कोई हमारा जीन है, कोई mRNA है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर कोई प्रमोटर हुआ तो प्रमोटर पे क्या हो गया, प्रमोटर को प्रॉपर्टी को एनहेंस कौन करता है, एनहेंसर करता है। ठीक है, एनहेंसर करता है। और यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं होता कि एक जीन में सिर्फ एक ही प्रमोटर होता है, या मल्टीपल प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा मल्टीपल सीन्स देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ प्रमोटर 1 हुआ, यहाँ प्रमोटर 2 हुआ, तो क्या करता है, अगर इस एरिया को अगर हमने कंसिडर किया, ये पूरा सीक्वेंस को, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा सीक्वेंस एक डोमेन में आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टोपोलॉजिकली, इसको छोड़ते मैं फुल शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, TADs कहेंगे। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को। तो इंसुलेटर्स जो अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका ये TAD के साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो इंसुलेटर जैसे ही यहाँ प्रेजेंट होती है, इंसुलेटर टोपोलॉजिकली एक्टिवेटिंग जो डोमेन होते हैं ना, उधर बहुत ही पास में प्रेजेंट नहीं होती, वो कहीं इधर कहीं प्रेजेंट होती है।
कलर, ओके तो वो कहीं यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ रहा हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर टोपोलॉजिकली एक्टिवेटिंग सॉरी एसोसिएटेड जो डोमेन होता है ना उसके बगल में रहती है, उसके पास में रहती है, जिसके वजह से ये इंसुलेटर क्या करती है, ये इंसुलेटर इस एनहेंसर को इस प्रोमोटर पे वर्क करने से रोकती है, ठीक है। ये प्रोमोटर है और यहाँ कुछ जीन्स है जो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है। तो इसको क्या करती है, इधर भी कुछ जीन्स है, तो एनहेंसर, ये वाला जो एनहेंसर हमें क्यों दिया गया है, हमारा मेन काम है ये वाला एनहेंसर इस प्रोमोटर को एनहेंस करे, इसकी एक्टिविटी बढ़ाए और यहाँ पे जो जीन्स है वो हमें मिले, ठीक है, जीन हमें बी मिले ज्यादा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एनहेंसर है वो इस प्रोमोटर 2 को भी एक्टिवेट कर दे, इसको भी एफिशिएंसी बढ़ा दे, तो इसमें हमें जीन ए के भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसीलिए जो ये इंसुलेटर्स है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये TADs को हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो TAD डोमेन के पास में होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द TAD डोमेन, ठीक है, वो पास में प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से ये जो एनहेंसर है वो नियर बाय जो जीन्स है उसको वर्क करने से, उसको प्रमोट करने से उसको रोकती है, ठीक है। तो अगर ये नहीं हुआ, अगर ये इंसुलेटर्स नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे मिस रेगुलेशन होगा, ये गलती से फॉर्म हो जाएगा, ये तो चलो इसको फॉर्म कर दिया, ठीक है, ये वाला P2 भी हमारा वर्क कर जाएगा और ए हमारा जीन वर्क करने लगेगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, ये मिस रेगुलेटेड चीज़ है। क्योंकि हमें देखा होता है ना कि हमारे जीन्स में कुछ जीन्स हमें चाहिए होती है, कुछ टाइम पे हमें सप्रेस करनी होती है, कुछ टाइम पे हमें एक्टिवेट करनी होती है, जैसे ट्यूमर सप्रेसिंग हो गया, ओंको जीन्स हो गया, वो सारे आपको पता होता है, ठीक है। तो एनी टाइम कुछ को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ओके। अब जब इंसुलेटर यहाँ पे है, मैंने आई होप आपको समझा दिया है कि TADs क्या होती है। तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम पे बात करूँगी अभी। सो इसी डायग्राम को हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंट 2 है, सॉरी प्रमोटर 2 है, और यहाँ हमारा एनहेंसर है, और यहाँ हमारा इंसुलेटर है, और यहाँ हमारा प्रमोटर 1 है। तो इंसुलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये एनहेंसर को, ये वाला जो पर्टिकुलर एनहेंसर है उसको यहाँ पे वर्क करने से ये रोकती है, ठीक है। डेट्स वाई इसको हम इंसुलेटर्स का रोल देते हैं। और ये क्या करती है, ये हमें टोपोलॉजिकली एक्टिविटी एसोसिएटेड डोमेन से थोड़ा पास में मिलता है, डेट मीन्स कि इट्स नॉट इनसाइड द TADs, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम इस पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपको TAD समझा दिया है। तो TAD के बाद अब यहाँ देखते हैं कि अब पहला पॉइंट देखते हैं, बोलते हैं कि दे आर द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमेटिन। सो अब क्रोमेटिन टर्म आपको पता होती है कि क्रोमेटिन टर्म का मतलब क्या होता है, DNA प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। DNA के साथ जो भी एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं उसको हम क्रोमेटिन में कंसीडर करते हैं। सो ये जो इंसुलेटर्स है वो यूकैरियोटिक क्रोमेटिन का एक फीचर्स माना जाता है। वो कैसे माना जाता है, तो देखिए इंसुलेटर्स का जो मैंने आपको शुरुआती में कहा कि TA डोमेन ये सब होता है, वो रोकता है एनहेंसर को बगल वाला प्रोमोटर को एक्टिवेट करने से, ठीक है, ये सब देखा। तो ये सारी फीचर्स हम किसकी बात कर रहे हैं, ये यूकैरियोटिक क्रोमेटिन की ही बात कर रहे हैं, है ना, यूकैरियोट्स में ही बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के लिए देयर आर मेनी अदर मैकेनिज्म, हमने लैक ऑपेरॉन वो सब भी देखा होता है प्रोकैरियोट्स के केस में। तो यहाँ पे ये जो फीचर्स हमने बात करी है वो यूकैरियोटिक के लिए है, ठीक है। तो जब हम यूकैरियोटिक में हेल्प बता रहे हैं तो इंसुलेटर्स की और कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको थ्रू आउट द वीडियोस तो मैं बताऊंगी ही, तो उसी में आपको समझ आ जाएगा कि ये यूकैरियोटिक क्रोमेटिन के बारे में यहाँ पे क्यों बोला गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार जिस्ट दे देती हूँ कि जो इंसुलेटर्स होती है वो सबसे पहले तो वो क्या करती है, वो रेगुलेट करती है, ठीक है। वो एनहेंसर को रेगुलेट भी नहीं बोलूँगी, मिस रेगुलेट होने से रोकती है, एक्चुअली मिस रेगुलेट होने से स्टॉप करती है, ठीक है, स्टॉप करती है। फिर दूसरा हमने जो इंसुलेटर्स होती है उसका हमने यूकैरियोटिक के केस में हमने और भी प्रॉपर्टीज देखी होती है, जैसे कि वो जो हेटेरोक्रोमेटिन होती है ना उसको यूक्रोमेटिन होने से रोकती है, ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन इसको रोकती है। ये अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, आगे मैंने पॉइंट्स में ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये बनने से रोकती है। प्लस ये जो है जो इंसुलेटर्स है वो क्या करती है, वो कोई भी जैसे कोई भी mRNA हो गया, कोई भी जीन हो गया, उसको हमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब कंसाइज वे में रखनी होती है, कोहेसिन कंडेंसिन ये सब आपको पता होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट रखने की ज़रूरत होती है। तो वो कम्पैक्ट रखने की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इंसुलेटर्स भी करती है, ठीक है, इंसुलेटर्स भी करती है। अब ये कम्पैक्ट देखिए, हेटेरोक्रोमेटिन अगर स्प्रेड होकर अगर यूक्रोमेटिन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि अगर इंसुलेटर्स इसे रोक रही है तो दैट मीन्स कि उसे कॉम्पैक्ट रख रही है,
ठीक है। तो अगर ये कॉम्पैक्ट रख रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो लूप्स होते हैं, लूप्स या फिर जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स होती है ना, उसको वो क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और उसे क्या बना के रखती है, कॉम्पैक्ट बना के रखती है। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट बना के रखती है। तो और प्लस वो बाउंड्रीज भी सेट करती है, टीएडी बाउंड्रीज जो इंसुलेटर्स होती है वो सेट करती है। ये सब आपको बेसिक जो भी फंक्शन अभी हमने बताया है वो सारा यूकैरियोटिक क्रोमेटिन के ही फीचर्स हैं। ठीक है, तो जब हम ये पहला वाला पॉइंट तो देखते हैं, ये तो ठीक है, ये पॉइंट ये सबको ही एक्सप्लेन कर देती है, पहला वाला पॉइंट ये सबको ही एक्सप्लेन कर देगी अभी। ठीक है, तो इंसुलेटर्स कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये है, ऐसे हमें मिलती है, तो हमने यहाँ पे देखी होती है कि यहाँ पे कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर ये हिस्टोन प्रोटीन्स पे हम क्या करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी होती है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन पे, तो इन्हीं सबको ही लेके जो इंसुलेटर्स होती है वो इसको हेटेरोक्रोमेटिन जो भी रीजन है उसको यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होने से, स्प्रेड होने से वो रोकती है। स्प्रेडिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम टर्म स्प्रेड कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे सपोज कोई जीन है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। आपको पता होता है कि हेटेरोक्रोमेटिन थोड़ा सा डेंस होती है और वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो हम जब इसको स्प्रेड करते हैं तो ये थोड़ा सा खुल सा जाता है। तो जैसे ही ये खुल सा जाता है, ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है यूक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाती है और इस कंडीशन को हम एक्टिव मानते हैं। तो अगर यूक्रोमेटिन अगर ये एक्टिव हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, ये सब कुछ जीन क्या हो गई, वो एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होएगी, सब कुछ होएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज को रोकती है कौन, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर ये फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोक देती है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है कि देयर आर मैनी थिंग्स। जब आप जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं आपको बहुत कुछ पता चलता है कि हम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं, एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं हिस्टोन पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमेटिन जो भी रीमॉडलिंग प्रोटीन्स होती हैं उसको हम यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। ये बहुत सारी जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, उसके वजह से क्या हो जाती है, यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से जीन एक्टिवेट हो जाती है। तो यही हमें नहीं करना है, यही चीज़ इंसुलेटर स्टॉप करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंसुलेटर्स के भी वैसे दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको इसके बाद बताती हूँ या फिर अभी बता देती हूँ। देखिए, इंसुलेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा बैरियर इंसुलेटर और दूसरा होता है एनहेंसर ब्लॉकिंग इंसुलेटर्स। ठीक है, सो एनहेंसर ब्लॉकिंग वाला तो आपको पता चल गया है, हमने टीएडी पे देखा, वो एनहेंसर को ब्लॉक कर देता है पड़ोसी वाले प्रोमोटर को एक्टिवेट करने से, जीन को फंक्शन करने से। ठीक है, जीन बनने से वो रोक देता है। लेकिन ये जो बैरियर वाला इंसुलेटर है ना, इसको हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो इसका काम यही होता है कि ये स्टॉप करता है हेटेरोक्रोमेटिन को फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू यूक्रोमेटिन। अब यहाँ पे यूक्रोमेटिन क्या हो गया, हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया। सो अगर कोई फॉर्म यूक्रोमेटिन है तो वहाँ पे जिन का ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये आपको पता होगा, हेटेरोक्रोमेटिन में कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या करती है, इंसुलेटर रोकते हैं। तो बेसिकली आपको एक ही फंक्शन देखना है कि इंसुलेटर का काम रोकना ही है। ठीक है, और रोक के वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, वो अच्छा कर रहा है क्योंकि जीन्स में कुछ मिस रेगुलेशन ना हो, कोई ऐसा प्रोटीन ना एक्सप्रेस हो जाए जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बैरियर टाइप इंसुलेटर है और एक इनहेंसर ब्लॉकिंग इंसुलेटर है। तो यही जो बैरियर वाला है ना, ये बैरियर वाला यहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक है, ये जो बैरियर वाला इंसुलेटर है वो यहाँ पे वर्क कर रही है। वो क्या करती है, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है ना, उसको खुल के यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होने से वो रोकती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब ये खुल रही होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आपको पता होगा, जीन रेगुलेशन में आपने पढ़ी होगी। एसिटाइलेशन होती है, फिर मिथाइलेशन होती है लाइसिन के कौन से रेसिड्यू में, वो सब आप रिलेट कर लीजिए। सो जब अगर कोई यूक्रोमेटिन है, अगर यूक्रोमेटिन है, अगर इधर कोई हमने अगर हेटेरोक्रोमेटिन वाला कुछ स्ट्रक्चर आ गया है, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म अगर हमें देखने को मिल गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारा जीन क्या हो जाएगा, जीन साइलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन स्टॉप करती है, वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो अब क्या हो गया, ये जीन साइलेंस हो गया। अगर यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन पे अगर हमने
इंसुलेटर डाल दिया तो वो क्या करेगा, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये भी यूक्रोमेटिन जो इसको एक्टिव होना चाहिए था वो भी इनएक्टिव रह जाएगा और एज ए होल हमारा जीन क्या हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ इंसुलेटर्स। तो ये सेकंड वाला देख ली, इंसुलेटर्स कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। बाय स्प्रेड ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन वी मीन दैट हेट्रोक्रोमेटिन बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन, जिसमें हमें मिलता है कि कन्वर्जन के दौरान हमें यूक्रोमेटिन जब कन्वर्ट होता है तो हमें बहुत सारी एक्टिवेशन चीजें रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इंसुलेटर इसको स्टॉप करती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे मार्क द बाउंड्रीज ऑफ टोपोलॉजिकली एक्टिवेटिंग डोमेन बाउंड्रीज। ये तो आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टीएडीज पे ये जाके वो बाउंड्री सेट करते हैं, यहाँ पे हमारा इंसुलेटर्स हो गया, और आगे अगर हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इंसुलेटर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इंसुलेटर्स देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे कोई एनहेंसर होगा उसको रोकेगा इसको एक्टिवेट करने से। सो ये वाला टर्म तो आपने समझ लिया होगा कि दे मार्क द बाउंड्रीज ऑफ टोपोलॉजिकली एक्टिवेटिंग डोमेन बाउंड्रीज। ठीक है, ये आपने समझ ली। टीएडीज को हम यहाँ पे कहते हैं, टी टोपोलॉजिकली इसको टीएडीज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफाइड इन ड्रोसोफिला। चलिए ठीक है, इसको जब इसको आइसोलेट किया था, जब हमने फर्स्ट केस देखा तो हमने ड्रोसोफिला में देखा था। ठीक है, एंड उसके बाद इज रिड्यूस द पोजिशनल इफेक्ट्स ऑन इंटीग्रेटेड ट्रांसजीन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपको लग रहा होगा, बिकॉज ऐसे कुछ भी हमने यहाँ पे ट्रांसजीन का वर्ड हमने इस अब तक का जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें हमने ट्रांसजीन के बारे में बताया ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं कि जो इंसुलेटर्स होती है और पोजिशनल इफेक्ट जो होती है उसको कैसे रोकती है। तो यहाँ पे हमने देखी होती, ये रहा प्रमोटर 1, फिर यहाँ पे रहा एनहेंसर, फिर यहाँ पे रहा प्रमोटर 2, और ठीक है यहाँ पे रहा हमारा इंसुलेटर। कहीं पे भी हो सकता है इंसुलेटर, तो यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने अपना ट्रांसजीन जो है उसको अगर यहाँ पे हमने जब इंसर्ट किया, यहाँ पे जब इंसर्ट किया तो हमने क्या किया, इसको हमने इंसुलेटर्स अगल बगल लगवा के भेजा था। ठीक है, वी आर इम्यून, हमने यहाँ पे इंसुलेटर्स से प्रोटेक्टेड करके भेजा। तो इट डजेंट मैटर कि वो ट्रांसजीन कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है, ये तो देखा था। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हेट्रोक्रोमेटिन में अगर एंटर कर रहा है, सो हेट्रोक्रोमेटिन का क्या रोल होता है, अगर कोई चीज़ें हेट्रोक्रोमेटिन में आ जाता है तो उसको चुप रहना पड़ता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में ये सपोज ये कोई घर है, इस घर पे सबको बहुत ही ज़्यादा शोर मचानी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा शोर मचानी पड़ती है, एकदम हल्ला गुल्ला करना पड़ता है पूरा। यहाँ पे बहुत शोर होती है, बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत सारी दिक्कतें होती है। सो ये हमारा हेट्रोक्रोमेटिन को आप कंसिडर कर लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसजीन हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन पे जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रांसजीन इंसर्ट कर दी ना, तो हमारा ट्रांसजीन को वो इंसुलेटर रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उसको हेट्रोक्रोमेटिन के जो डेली का जो ये फंक्शन है इनएक्टिव रहने का, ये फंक्शन उस ट्रांसजीन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। भले ही कमरे में शोर हो रहा हो, फिर भी ये ट्रांसजीन अपने आप पड़ेगा चुपचाप, क्योंकि उसको बैकग्राउंड में सपोर्ट कौन कर रहा है, इंसुलेटर कर रहा है। ये चुपचाप अपना सारा चीज़ें करेगा, ये अपना नोट्स लाएगा, ये अपना सब कुछ सब्सक्रिप्शन लेगा, एंड देन उसके बाद ये पढ़ेगा, एंड देन वो एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, ये इंसुलेटर्स का, ये ट्रांसजीन अपना इंसुलेटर के साथ खेल खेलता है। तो वो भले ही वो हेट्रोक्रोमेटिन में हो, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही ये ट्रांसजीन हमने देखा कि ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन पे आ गया है, इसमें हमने इंसुलेटर्स देखा, तो ये ट्रांसजीन क्या करते हैं, वो अपना ही चीजें लेके आ जाती है। इंसुलेटर प्रोवाइड करती है ट्रांसजीन को, क्या क्या प्रोवाइड करेगी, वो एसिटाइल ट्रांसफरेज प्रोवाइड करेगी, जिसके वजह से एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होगा, जिसके वजह से वो क्या करती है, जो ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, वो ट्रांसजीन क्या होती है, वो एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कर दी, प्रोटेक्ट करके रखा होता है। और इसी के वजह से क्या होती है कि हिस्टोन जो भी इस पोर्शन में जो भी ट्रांसजीन पेन है, वो अगर कोई इंसुलेटर इस पे अगर फ्लैंक कर रहा है इस रीजन पे, तो ये ट्रांसजीन वाला एरिया पे क्या होगा, इस पे जो हिस्टोन जो भी होती है वो एसिटाइलेटेड रहती है। ठीक है, और इस एरिया पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड कर सकती है, प्रमोटर ओपन रहती है। ठीक है, और क्या करती है, और सब कुछ जो भी नॉर्मली होती है, जो हमारा यूक्रोमेटिन वाला नॉर्मली रीजन पे होती है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये बोलने के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन होने से रोकते हैं। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब सारे इफेक्ट को बंद कर देती है इंसुलेटर्स इसको एक बैरियर टाइप का ले आती है, एक बॉक्स में ले आती है कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है, हेट्रोक्रोमेटिन के लिए वो बॉक्स बनी हुई है। हेट्रोक्रोमेटिन अगर इंसुलेटर्स अगर हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, वो उसे हेट्रोक्रोमेटिन को रोकती है, उसके चारों ओर एक बॉक्स जैसा क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट रहती है, वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। अगर यही इंसुलेटर्स अगर हमने ट्रांसजीन पे देखा ना, वो ट्रांसजीन को भी प्रोटेक्ट करती है, उसमें कोई बाहरी प्रभाव उसे आने नहीं देती है। ठीक है,
तो वो प्रोटेक्ट करने का काम है। वो जिसके साथ जब भी रहता है ना इंसुलेटर, वो किसी को धोखा नहीं देता है, वो जिसके साथ एसोसिएटेड रहता है उसको वो हमेशा प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंसुलेटर। यही समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंसुलेटर्स का क्या रोल है। तो एक और बार फिर से मैं एक और बार कंप्लीटली आपको एक समरी जैसे बता देती हूँ। पहला पॉइंट था दे आर फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि हमने देखा होता है कि ये जो भी हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, वो सारे रीजंस जो भी जीन जो भी रेगुलेशन अभी हमने देखा, किसी प्रमोटर को स्टॉप करना, किसी एनहेंसर का इफेक्ट किसी और पे, वो सारा हमने यूकैरियोटिक पे देखा है। ठीक है, तो ये फीचर्स की फीचर्स होते हैं यूक्रोमेटिक क्रोमेटिन का। एंड उसके बाद देखा इंसुलेटर्स कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर्स एक एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करती है जिसकी वजह से हेट्रोक्रोमेटिन क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट स्टेट में रहती है। लूप अगर है तो वो बहुत ही कम्पैक्ट लूप में वो प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो गया है, डेट मीन्स कि वो इनएक्टिव स्टेट में उसे रख देती है हेट्रोक्रोमेटिन को। हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होने से रोकती है। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन है दे मार्क द बाउंड्रीज ऑफ टोपोलॉजिकली एक्टिवेटिंग डोमेन बाउंड्रीज। ठीक है, डेट मीन्स कि हमने देखा कि कुछ बाउंड्रीज सेट होती है, उस बाउंड्रीज का जो बॉर्डर होती है, वो जो डोमेन्स होती है, टीएडी जो डोमेन होती है, उसका बाउंड्री में हमें क्या मिलेगी, इंसुलेटर्स मिलेगी। ठीक है, वो बाउंड्री सेट करती है टीएडीज का। ओके, अब फर्स्ट क्लास जो क्लासिफाइड किया था वो ड्रोसोफिला में हमने सबसे पहले आइसोलेट की थी। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट है रिड्यूस द पोजिशनल इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रांसजीन। तो अगर कोई ट्रांसजीन है जो इंटीग्रेटेड हो रहा है किसी जीन पे, अगर वो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम उसे, तो उसका पोजिशनल जो इफेक्ट है उसको रोकती है। अगर कोई ट्रांसजीन पे हम इंसुलेटर लगा के भेजें ना, तो वो क्या करती है, वो स्टॉप कर देती है किसी बगल वाला एनहेंसर को उस प्रॉपर ट्रांसजीन को ज़्यादा एक्सप्रेस, हद से ज़्यादा एक्सप्रेस करने से, या फिर अगर वो ट्रांसजीन उस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है तो उसको एक्सप्रेस होने से रोक देती है। सो यही ओवरऑल, आई जस्ट होप आपको समझ आ गई है मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे, अगर ये पर्टिकुलर वीडियो भी समझ नहीं आ रही, मैं वापस एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई है। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, और इसके रिलेटेड आप कुछ भी देख सकते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने बुक से ली है। PYQ जब आपको PIQ में मिलती है ना, जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो वहाँ से उठाइए, जिसके वजह से मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन किया, जिसके वजह से आपको PY के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। एट द सेम टाइम हमने अपना नॉलेज थोड़ा सा ब्रॉडन किया है। PYQ के सारे क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होती है, तो इसीलिए हम उसका जो आंसर्स होती है ना, उस पर ऑप्शन को ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर करके आपको बता रही हूँ कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहिए।